हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा हूं वो इनकम अंडरहेड कैपिटल गेन का है, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको 7 क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड करा चुका हूं। और जैसा कि आप लोगों के साथ प्रोमिस किया गया था, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ऑन दी क्वेश्चन पार्ट कि क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये सारा डिस्कशन आज की क्लास में होगा। लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं दो अपडेट आपको देना चाहता हूं। तो यहां पर सबसे पहला जो अपडेट आपके साथ शेयर किया जाएगा वो होगा कुछ पीडीएफ की बुक से रिलेटेड। और दूसरा अपडेट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, और मैंने जब अपनी वीडियोस को चेक किया तो मैंने ये पाया कि उस कॉन्सेप्ट पर मैंने आपसे बहुत ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं किया था। तो मैंने उचित समझा कि मैं आपको उस चीज का पार्ट बनाऊं और आपके साथ वो चीज डिस्कस करूं, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ जाए और जो उसका लिंक है कैपिटल गेन में उसका लॉजिक भी आपको समझ आ जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन अपडेट्स को देखते हैं, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को देखते हैं, और फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। क्वेश्चन बैंक का लिंक जो है आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिया है, और मैंने उसे अपनी यूट्यूब की वीडियोस में भी अपडेट कर दिया है। तो आप कैपिटल गेन की कोई सी भी वीडियो उठाकर देखेंगे उसमें आपको क्वेश्चन बैंक का लिंक मिल जाएगा। चलिएगा आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस अपडेट के बारे में जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो अपडेट है आपके लिए वो है, आपके पीडीएफ मटेरियल में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहला अपडेट है पीडीएफ बुक को लेकर। आपके पीडीएफ बुक में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस आपको पता होने चाहिए और आपके पास एक अपडेटेड मटेरियल होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास यहाँ दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो ये है कि जो पहले आपको 29 पेजेस की एक बुक दी गई थी इनकम अंडरहेड कैपिटल गेन की, आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। डिस्कार्ड करने के बाद यहां पर आप नया वाला मटेरियल का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए जो कि 31 पेजेस का है। ये नया मटेरियल भी मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया है, यूट्यूब की वीडियोस में भी डाल दिया है, तो उसका लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। आप वहां से इसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहते हैं तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मेरे साथ वो सारे चेंजेस देख लीजिए जहां जहां पर मैंने बुक में कोई चेंज किया है, और आप उन चेंजेस को अपने उस मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो आपको जो भी ऑप्शन कन्वीनियंट हो आप वैसा काम करिए। ऐसी कहीं कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको नया प्रिंट आउट निकालना ही पड़ेगा। बट यस, एक सेक्शन में कुछ मेजर चेंज मैंने किया है, कुछ मैंने उसमें क्लॉजेस डाले हैं, कुछ पैराग्राफ इंसर्ट किए हैं। तो उसे आपको फिर अपने साइड ब्लैंक पेज पे लिखना पड़ेगा और उसको प्रॉपर वहीं पर मैच करवाना पड़ेगा, ताकि आपको रिवीजन में या कहीं पर भी कोई इशू ना आए। तो आइएगा मेरे साथ, मैंने एक एक पेज को गो थ्रू करके आपके लिए वो चेंजेस हाईलाइट करे हैं जहां जहां पर मैंने कोई चेंज किया है। तो उस पेज पर उस रिस्पेक्टिव सेक्शंस में भी मैं आप अपनी बुक्स में चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले पेज 1 से लेके चलता हूं। पेज 1 की अगर मैं बात करूं तो पेज 1 पर यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है स्टूडेंट, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। तो जिस पेज पर भी चेंज आएगा मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज वो सारे पेजेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। पेज नंबर 2 पर कोई चेंज नहीं है, पेज नंबर 3 पर कोई चेंज नहीं है, पेज नंबर 4 पर कोई चेंज नहीं है, पेज नंबर 5 पर भी कोई चेंज नहीं है, पेज नंबर 6 पर एक चेंज है। लेकिन ये चेंज आपके लिए एज सच कोई चेंज नहीं है। आपको याद होगा जब मैंने आपको लिक्विडेशन वाला पॉइंट समझाया था कैपिटल गेन में, तो पॉइंट नंबर 16 मैंने ऐड करवाया था आपसे कि इस ट्रांजैक्शन को भी आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो ये वही पॉइंट है, पहले मैंने इसे हाथ से लिखवाया था, अब मैंने इसको यहां पर टाइप करके लिख दिया है। केवल इतनी सी बात यहां पर हुई है इस वाले पेज पर। इसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर जहां पर केस 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर करी है, तो उस केस में यू हैव अ ऑप्शन टू टेक द एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। तो 1 अप्रैल 2001 पर जो एफएमवी आपके पास है और जो आपकी कॉस्ट है विच एवर इज हायर के बेसिस पे आप वो ले सकते हैं एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट है जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से किया जा रहा है। इन केस ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग आपको एफएमवी नहीं उसकी एसडीवी लेनी है। अगर ये चेंज मैं यहाँ नहीं भी करता तब भी इसका मतलब यही होता, क्योंकि मैंने आपको पूरे कैपिटल गेन में यही बताया था कि जहां जहां लैंड एंड बिल्डिंग की बात होगी, जहां जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी, वहां वहां पर आप एसडीवी लेंगे। एसडीवी मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सर्कल रेट। तो वहां पर केवल एफएमवी को रिप्लेस कर दिया है एसडीवी से, इतना सा एक चेंज है। तो ये आप देख सकते हैं हाईलाइटेड एरिया में मैंने लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग द एसडीवी शैल बी टेकन इन प्लेस ऑफ एफएमवी। तो एफएमवी के स्थान पर आप क्या ले लेंगे, एसडीवी ले लेंगे। इतना सा यहाँ चेंज है। इसके बाद जो दूसरा चेंज है स्टूडेंट, वो आप यहां से देख सकते हैं। तो यहां पर जो आप चेंज देखेंगे वो है बिजनेस के आगे एक वर्ड था यहाँ प्रोफेशन, ये वर्ड मैंने यहां से हटा दिया। तो जहां तक मैंने आपको बताया था सेक्शन 55 में एक अमेंडमेंट की गई थी, अमेंडमेंट के बाद ये बोला गया था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस वेयर इट इज नॉट डिटर्मिनेबल, तो वहां पर नील कर दी जाएगी, जैसे गुडविल का केस था या और इंटेंजिबल एसेट्स का केस था। तो यहां पर बाय मिस्टेक क्लरिकल एरर कह सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ पहले लिखा हुआ था बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन दोनों। तो यहाँ पर प्रोफेशन नहीं आना चाहिए था, वो प्रोफेशन वर्ड मैंने यहाँ से हटा दिया है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर केवल बिजनेस का वर्ड है। और अगर मान लीजिए ये बात नहीं भी होती तो नीचे भी ये बात लिखी हुई है कि इन केस ऑफ अ प्रोफेशन द अमेंडमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो जो अमेंडमेंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए, वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होती इन केस ऑफ अ प्रोफेशन। कॉन्सिक्वेंसेस चेंज, कॉन्सिक्वेंटली इसका जो चेंज आया है वो यहां पर भी है। नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे, पेज नंबर 8 पर। तो यहां पर आप देखेंगे राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन लिखा हुआ है, तो वहां से भी आप और प्रोफेशन वर्ड को काट दीजिएगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रोफेशन, इट इज प्योरली एंड प्योरली फॉर द बिजनेस। तो ये कुछ चेंजेस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दीज आर दी कंप्लीटली टाइपिंग और क्लरिकल मिस्टेक्स। तो इन्हें आप प्लीज ठीक कर लीजिएगा अपने अपने मटेरियल में। और अगर आप नया प्रिंट आउट ले रहे हैं तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, उस केस में आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा और अननेसेसरी कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आइएगा पेज नंबर 9 पर। 9 पर कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स। 10 पर एक चेंज है। हेडिंग में आप देखेंगे तो मैंने ओरिजिनल प्रिंट आउट में लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ब्रैकेट में था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो एक्विजिशन के बजाय वहां पर इंप्रूवमेंट टाइप होना चाहिए था, नाउ इट इज अ इंप्रूवमेंट। तो ये चेंज आप ऑलरेडी कर चुके होंगे आई बिलीव। फिर यहां पर नीचे आएंगे तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अब है, पहले यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा हुआ था। तो ये भी एक टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं, कॉपी पेस्ट मिस्टेक कह सकते हैं। तो आप यहां पर भी इसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, पेज 11 पर कोई चेंज नहीं है, पेज 12 पर कोई चेंज नहीं है, पेज 13 नो चेंज, पेज 14 नो चेंज। 15 पे देखेंगे तो 15 पे चेंज कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मेरे से एक सवाल पूछा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑल्दो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। स्टूडेंट ने मेरे से सवाल पूछा, ये चलिए सवाल से पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। मैंने आपको बताया था जॉइंट डेवलपमेंट के केस में अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले जो लैंड ओनर है वो अपना राइट बेच देता है, वो राइट अपना ट्रांसफर कर देता है किसी को, तो उस केस में वो कैपिटल गेन उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर इन विच ही ट्रांसफर दी राइट, इन विच ही ट्रांसफर दी लैंड, इन विच ही ट्रांसफर दी कैपिटल एसेट। तो यहां पर स्टूडेंट का सवाल ये था कि सर अगर एक्स ने एबीसी लिमिटेड डेवलपर के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन एक्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले ही अपना राइट बी को बेच देता है, तो बी और एबीसी लिमिटेड के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो यहां पर आंसर यही आएगा कि जो रिलेशन ए और एबीसी लिमिटेड के बीच में था वही रिलेशन बी और एबीसी लिमिटेड के बीच में रहेगा, क्योंकि अब ए की जगह पर कौन आके खड़ा हो गया? बी खड़ा हो गया, बाकी कहीं कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा।
तो एक ये अपडेट था जो मुझे आपको देना था, ऑल्दो इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, पेज नंबर 16 पर कोई चेंज नहीं है, बाकी सारी चीजें ऐसी ही हैं जैसे पहले लिखी हुई थी। पेज नंबर 17 नो चेंज। पेज नंबर 18 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पेज नंबर 18 पर भी कोई चेंज नहीं है। पेज नंबर 19 पर भी कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट, एवरीथिंग इज एज इट इज। पेज नंबर 20 की बात करें तो 20 पर भी कोई चेंज नहीं है। 21 पर भी कोई चेंज नहीं है। 22 पर एक चेंज है। अगर आप देखेंगे हेडिंग में मैंने लिखा हुआ था 22 पर टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये एक चेंज है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। इट इज ऑल्सो अ टाइपिंग मिस्टेक आई कैन से। इसके बाद इस पेज पर कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट आएंगे पेज नंबर 23 पर, कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स। 24 भी एज इट इज है जैसे पहले था। पेज नंबर 25 पर आइएगा, मैंने आपको एक सेक्शन कराया था 1037। स्टूडेंट्स यहां से जो चेंज है वो चेंज भी है और आपको समझना भी है, दोनों ही बातें हैं। मतलब यहां जो चेंज है वो केवल चेंज मात्र के लिए चेंज नहीं है, यहां पर एक चीज है जो मैंने इनकॉर्पोरेट करी है और आपको ये समझनी भी है। तो सेक्शन 1037 मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपका कंपलसरी एक्वायर हो जाता है, तो उस केस में आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ऐसा ही मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इसमें एक चीज देखिएगा, मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट डाला है यहां पर, ये आप नोट करिएगा। Where the compulsory acquisition has been taken place before 1/4/2004, but the compensation is received after 31st March 2004, it shall be exempt. But if part of the original compensation has already been received before 1/4/2004, then exemption shall not be available. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चंस में भी यूज हुआ है एंड आई रियलाइज एट अ लेटर स्टेज की ये पॉइंट स्किप हो गया था जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। एक बार फिर से इस पॉइंट को पढ़िएगा, एनालिसिस में आपको बताता हूं। वेयर द कंपल्सरी एक्विजिशन हैज टेकन प्लेस बिफोर 1/4/2004, तो मान लीजिए जो आपका लैंड है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन 1/4/2004 से पहले हो गया है, लेकिन कंपनसेशन आपको 31 मार्च 2004 के बाद मिला है, इट शैल बी एग्जेम्प्टेड। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ना, यहां पर आप देखिए दोनों में क्या फर्क है। 1/4/2004 से पहले आपका लैंड कंपलसरी एक्वायर हुआ था, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपका एक्वायर हो गया था पहले 1/4/2004 से पहले, लेकिन आपको कंपनसेशन मिला है 31/3/2004 के बाद। इसका मतलब आपको कंपनसेशन इसके बाद मिला है, तो मैं यहां कह सकता हूं आपको कंपनसेशन मिला 1/4/2004 या उसके बाद, तो आपका ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब तो उस केस में आप इस कंपल्सरी एक्विजिशन वाले गेन को एग्जेम्पशन में ला पाएंगे। लेकिन अगर आपको पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कंपनसेशन हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बिफोर दिस डेट, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी एग्जेम्प्टेड, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो पॉइंट यहां पर यह है कि 2004 जो कि तारीख है 1 अप्रैल 2004, ये कह रहे हैं कि अगर कंपनसेशन इसके बाद मिला है, एक्विजिशन इसके बाद हुआ है, तभी एग्जेम्पशन देंगे। अगर आपका कंपनसेशन पहले मिल गया है, एक्विजिशन पहले हो गया है, तो आपके लिए सेक्शन नहीं बना। ये सेक्शन उनके लिए बना जो कि इस पिक्चर में आएंगे 1/4/2004 के बाद से, ऑन और आफ्टर 1/4/2004। However, enhanced compensation received on or after 1/4/2004 against agriculture land compulsory acquire before this date shall be exempt। तो अगर मान लीजिए आपका लैंड 2003 में ही एक्वायर हो गया था, 2003 में आपको ओरिजिनल कंपनसेशन मिल गया था,
बाय एनी चांस आपको एनहेंस कंपनसेशन मिल रहा है 1 अप्रैल 2004 के बाद, तो वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, उसको हम टच नहीं करेंगे, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो ये एक पॉइंट है जो मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है आपके नए वाले मटेरियल में, पुराने में ये नहीं था। तो प्लीज आप इसको भी टेक केयर करिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जिन लोगों ने 7 क्लासेस ऑलरेडी अटेंड कर ली हैं और अगर वो आज की क्लास को स्किप कर देंगे तो वो इन सभी पॉइंट्स को मिस कर जाएंगे, जो कि उनके एग्जाम को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। आइएगा पेज नंबर 25 पर समझ लेते हैं क्या चेंज है। मेजर चेंज इज ऑन द पेज नंबर 26। तो 26 पर मैंने आपको एक सेक्शन कराया था, सेक्शन नंबर 54, जो कि एग्जेम्पशन की बात करता था। तो यहां पर देखिए सारी बातें सेम है। ये जो क्वालिफाइंग एसेट है यहां पर एक चेंज है स्टूडेंट्स, यहां पर एक मेजर चेंज है क्वालिफाइंग एसेट्स में, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जो मैंने आपको पहले बताया था उस पोजीशन के बाद ये एक चेंज है। अगर आपका गेन 2 करोड़ से ज्यादा का है, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी उस पर जो आपको गेन है अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको यहां पर एक मकान खरीदना है। तो एक मकान जो आप खरीदेंगे या बनाएंगे विद इन इंडिया होना चाहिए, और उसकी जो टाइम लिमिट है वो 1 ईयर बिफोर है और 2 ईयर आफ्टर है इन केस ऑफ अ परचेज। तो अर्लियर इट वाज मेंशन एज 3, यहां पर ये 2 साल की लिमिट है, प्लीज आप इसको 2 साल कर लीजिएगा, पहले ये 3 साल लिखी हुई थी। और दूसरा एक अपडेट यहां पर है, पहले यहां लिखा हुआ था एंड, नाउ इट इज अ और। तो एंड की इंटरप्रिटेशन कुछ और थी, और की इंटरप्रिटेशन में है या तो ये या ये। तो भाई या तो आप 1 साल पहले खरीदोगे या आने वाले 2 साल बाद तक खरीदोगे। तो यहां पर और कर लीजिएगा, मैं सर्कल कर देता हूं जहां पर मैं चेंज की बात कर रहा हूं, इट इज अ और दूसरा ये चेंज है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर नहीं होता है तो आप 2 मकान खरीद सकते हैं टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 एग्जेम्पशन। और ये 2 मकान जो हैं आपके अगेन परचेज के केस में 1 साल पहले 2 साल बाद तक, कंस्ट्रक्शन के केस में 3 साल बाद तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, मतलब 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक यहां पर और चेंज है जिसको आप देख लीजिए, हाईलाइट कर देता हूं। वेयर ड्यूरिंग द assessment year assessee has exercised the option to purchase or construct 2 residential house in India, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जब तक लॉ ऐसा रहेगा, जब तक हम कोई फर्दर इसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम कोई चेंज नहीं लाएंगे, आपके जीवन पर्यंत तक एक ही बार आपको ये डिडक्शन मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54 की। बाकी इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट। पेज नंबर 26 पर जो चेंज था मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हमें और क्लियर हो जाएगा, बट पॉइंट इतना सा ही है, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको एक मकान लेने की परमिशन है, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आप 2 मकान ले सकते हैं। पेज नंबर 27 पर कोई चेंज नहीं है। 28 पर आइएगा, फर्दर नो चेंज ऑन दिस। पेज नंबर 29 द सेक्शन इज 54 ईसी। 54 ईसी में जहां पर मैंने लिखा था कि जो आप एसेट बेचेंगे इट कैन बी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इसके आगे ऐड कर लीजिएगा बीइंग अ लैंड और बिल्डिंग। तो जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी वो केवल और केवल लैंड बिल्डिंग में से ही कुछ होनी चाहिए। इसके बाद आपको स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदनी थी जहां पर रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर था, इसको 5 कर लीजिएगा, ये 5 साल है। बाकी सारी बातें सेम है। और नीचे आ जाइएगा, जहां पर विड्रॉल की बात हुई थी तो विड्रॉल में 5 साल की लिमिट है, जो कि पहले यहां पर 3 लिखी हुई थी। तो यहां पर 5 साल अपडेट कर लीजिएगा, 3 साल के बॉन्ड नहीं, आपको 5 साल के बॉन्ड खरीदने हैं। इसके बाद आइएगा पेज नंबर 54 ई सेक्शन, पेज नंबर 29 पर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। एंड द लास्ट पेज, पेज नंबर 31 पर यहां पर 1 ईयर एंड
3 ईयर आफ्टर लिखा हुआ था, इसको चेंज कर लीजिएगा 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर। तो यहाँ पर और का एक चेंज है, जो कि पहले एंड लिखा हुआ था, प्लीज आप इसको भी चेंज कर लीजिएगा। रेस्ट इज सेम, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है इस मटेरियल में और पुराने वाले मटेरियल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मटेरियल आप चाहे तो नया प्रिंट आउट ले लीजिए, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 31 पेजेस, that will not cost you more than 10 rupees, 12 rupees, or maximum at a higher side of 30 rupees, but it will ease your understanding, it will ease your revision। अननेसेसरी आप पुराने पेजेस पर ही कुछ ना कुछ कटिंग पटिंग करते रहेंगे, फायदा नहीं है, आप नया प्रिंट आउट ले लीजिए। मैंने इसके लिंक भी आपको हर वीडियो में अपडेट कर दिए हैं, तो जिन पुराने लिंक से आप इसको एक्सेस कर पा रहे थे, वो सारे लिंक्स मैंने चेंज कर दिए हैं गूगल ड्राइव के, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन ये नया वाला मटेरियल भी मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। आइएगा स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात आपके साथ और करनी है मुझे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। कॉन्सेप्ट है, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर जब आप पढ़ा रहे थे तब आपने पॉइंट डिस्कस मतलब एक पॉइंट आपने बोला था, लेकिन उस पर ज्यादा आपने चर्चा नहीं करी, ज्यादा डिस्कशन आपने नहीं किया। Then I also realized and gone through my entire video of that class, and मैंने ये पाया कि मैंने वो वर्ड आपके साथ शेयर तो किया, मैंने उसके बारे में बात करनी तो चाहिए, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से मिस हो गया, स्किप हो गया, मैं उस पर बहुत ज्यादा डिटेल आपको दे नहीं पाया। सो नाउ आई थिंक कि मैं आपको उस पर थोड़ी सी और बात करूं, आपको उसकी नॉलेज दे पाऊं, और वो पॉइंट आपको मैं क्लियर कर पाऊं कि एग्जैक्टली उस पॉइंट में लॉ क्या कहना चाहता है, किस तरह से लॉ वहां पर चल रहा है। तो सुनिएगा, एक वर्ड है रिवर्स मोर्टगेज, बहुत ही अच्छा वर्ड है। आपने सुना होगा मोर्टगेज क्या होती है। मोर्टगेज मतलब होता है गिरवी रख देना। मैं हिंदी में लिख सकता हूं इसे, गिरवी। मेरे को वैसे हिंदी कम आती है, तो मेरी स्पेलिंग गलत हो, मतलब ग्रामेटिकली गलत हो सकती है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। गिरवी रखना, आप मान लीजिएगा मैंने लिख दिया है गिरवी रखना। तो जब आप कोई चीज गिरवी रखते हैं उसे कहते हैं मोर्टगेज। और ये जो रिवर्स मोर्टगेज है, ये उसी मोर्टगेज से ही बना हुआ शब्द है। क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है। मान लीजिए, मैं अभी आपको मोर्टगेज नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है और आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आपको जरूरत है फंड्स की। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो आप इसे सेल कर देंगे, आप कहेंगे मुझसे ये बिल्डिंग ले लो और मुझे पैसे दे दो। तो पहले ऑप्शन में आप बिल्डिंग को बेच देते हैं, सोल्ड कर देते हैं। अगर आप बिल्डिंग बेचना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन और आता है, जिसमें आप कहते हैं कि मैं बिल्डिंग को रेंट पर दे दूंगा, मैं ये बिल्डिंग रेंट पर दे दूंगा और मुझे इसका किराया आता रहेगा, मेरे मंथली खर्चे चलते रहेंगे, मेरा घर चलता रहेगा और जो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी मेंटेन रहेगा। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट और देखा गया है स्टूडेंट्स मार्केट में, जहां पर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं देखो हमारे पास बहुत ज्यादा कोई घर भी नहीं है जिसको हम बेच के अपना काम चला पाए, तो सेल वाला ऑप्शन उनके लिए होता नहीं। फिर वो कहते हैं मेरे पास इतनी भी जगह नहीं है कि मैं उसे रेंट पर दे पाऊं, मतलब मैं खुद रह लूं वही काफी है, मैं इस पर अगर किसी को रेंट पर दे दूंगा तो मैं कहां रहूंगा। तो वो ऐसे में एक बैंक से कांटेक्ट करते हैं। मान लीजिए बैंक इज दी एचडीएफसी बैंक। तो उन्होंने एचडीएफसी बैंक से कांटेक्ट किया और बैंक को उन्होंने बोला कि बैंक ये प्रॉपर्टी तुम मेरे से खरीद लो, ये प्रॉपर्टी तुम मेरे से खरीद लो, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि हम नॉर्मली ट्रेडिशनली उसको सेल परचेज कहते हैं।
इन्होंने इसको ये बोला कि ये प्रॉपर्टी तुम मुझसे गिरवी पे खरीद लो, मतलब इसे अपने पास रख लो और मुझे या तो पहला ऑप्शन लमसम पेमेंट दे दो। लमसम का मतलब मान लीजिए प्रॉपर्टी है 70 लाख रुपए की, तो बैंक कहता है कि आप मेरे से 50 लाख रुपए ले लो इस प्रॉपर्टी के, आप मेरे से 50 लाख रुपए ले लो इस प्रॉपर्टी के, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक मैं आपसे 50 लाख रुपए के लोन की रिकवरी नहीं करूंगा। बस आप मुझे महीने के महीने कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ईएमआई पे कर देना। ईएमआई का मतलब आप अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मुझे पे करते रहना। तो पहला ऑप्शन आया जहां पर बैंक ने बोला कि हम आपको लमसम बेसिस पे पेमेंट दे देंगे, आप अपना उस पैसे से कुछ भी करना, बस एक दो चीजें हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस मत करना, ट्रेडिंग बिजनेस मत करना, अदरवाइज आप कुछ भी करना। आपको घर पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है कर लेना, बच्चों को पढ़ाना है पढ़ा लेना, शादी करनी है शादी कर लेना, बट दो तीन काम हैं जो नहीं करने, जैसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस मत करना, ट्रेडिंग बिजनेस मत करना, वट एवर। दूसरे ऑप्शन में बैंक आपको कहता है कि मैं आपको लमसम पेमेंट नहीं दूंगा, मैं आपको मंथली पेमेंट देता रहूंगा, कुछ ना कुछ 10,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना, और ये हम हर 5 साल पे रिव्यू भी करेंगे। हर 5 साल का हम रिव्यू करेंगे कि अब आपको हर महीने कितना पैसा दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाएगा ये पैसा? ताकि आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो चलता रहे। भाई आपके रहने खाने पीने के, रोटी कपड़ा और मकान जो जरूरत है उनके खर्चे आपके चलते रहें, इसके लिए हम आपको एक मंथली पैसा देते रहेंगे। हम ये पैसा आपको तब तक देते रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। जिस दिन आपकी डेथ हो जाएगी उस दिन हम इस मकान को बेच देंगे। जिस दिन आपकी डेथ हो जाएगी उस दिन हम इस मकान को बेच देंगे, और बेचने से जितना भी एक्स्ट्रा वाला अमाउंट हमें मिल जाएगा, मान लीजिए इस पर्सन की डेथ हो गई 10 साल बाद और बैंक ने इस मकान को 95 लाख रुपए में मार्केट में सेल कर दिया, तो बैंक क्या करेगी? 95 लाख रुपए में से 50 लाख रुपए अपने पहले काट लेगी। वो कहेगी हमने आपको 50 लाख रुपए दिए थे, ये हमने अपने आज वापस ले लिए। ये 50 का मतलब ये मान लीजिए उस दिन पर जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा वो बैंक अपना काट लेगी, और जो बचा हुआ पैसा होगा, जैसे मेरे एग्जांपल में बचा है 45 लाख, ये अमाउंट जो होगा हम आपके लीगल हायर को दे देंगे। तो जो भी आपका लीगल हेयर होगा, आपका बेटा बेटी वाइफ वॉट एवर द केसेस, हम उनको ये पैसा पकड़ा देंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एसएससी की डेथ के तुरंत बाद बैंक इस मकान को बेच देगा, नहीं। डेथ के बाद बैंक पहले उसके लीगल हेयर को ऑप्शन देगा। ऑप्शन देके क्या बोलेगा कि देखो ऐसे ऐसे आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, या जो भी केस रहा है, एसएससी ने हमसे ये रिवर्स मॉर्गेज पर प्रॉपर्टी पर लोन लिया था, पैसे लिए थे, अब क्योंकि वो नहीं रहे तो ये प्रॉपर्टी का लोन या तो आप हमें चुका दो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप इंटरेस्टेड हो, तो ये अमाउंट आप हमें वापस पे कर दो, रीपेमेंट कर दो, और अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम इस प्रॉपर्टी को मार्केट में बेच देते हैं। whatever we receive as an over and extra amount we will रिम्बर्स यू, मतलब हम आपको ये वापस पे कर देंगे और हम अपना वाला लोन वहां से डिडक्ट कर लेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज। अब यहां पर क्या इश्यूज आते हैं, देखिए, जैसे ही सीनियर सिटीजन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी देता है, कहता है बैंक ये प्रॉपर्टी तुम रख लो और मुझे बदले में इसके पैसे दे दो, चाहे लमसम पैसे दे दो चाहे मंथली पैसे दे दो, रेकरिंग बेसिस पे दे दो। तो जैसे ही सीनियर सिटीजन अपना मकान उठाकर बैंक को देता है, क्या आप इसे ट्रांसफर मानेंगे? सर ये तो ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर में क्या क्या आता है, सेल आता है, एक्सचेंज आता है, रिलिंक्विश आता है, एक्सटिंग्विश आता है। तो इट इज अ केस ऑफ रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट। बट क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट फायदा देना चाहती है उन सीनियर सिटीजन्स को हु एक्चुअली वांट अ रिवर्स मॉर्गेज सिनेरियो, भाई गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग कि कोई भी बंदा अपने मकान को गिरवी रख के पैसा नहीं लेना चाहेगा,
देयर इज सम नेसेसिटीज, देयर इज सम रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है, तो लॉ मेकर डज नॉट वांट टू टैक्स इट। लॉ मेकर वांट्स कि हम इस वाले ट्रांसफर को, जब आपकी बिल्डिंग बैंक के पास जा रही होगी, जब आपकी बिल्डिंग बैंक के पास जा रही होगी बाय वे ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, तो हम इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे, हम इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो जब ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन की कोई बात आएगी ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? आपने ये बिल्डिंग जैसे ही बैंक को दी तो यहां पर आपको एक झलक दिख रही है ट्रांसफर की, लेकिन सरकार ने बोला नहीं, सेक्शन 47 सेज सर्टेन ट्रांजैक्शंस शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो इस वाली ट्रांजैक्शन को आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे, और जब आप कहते हैं इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो इसका मतलब इस पर कैपिटल गेन की कोई बात नहीं होगी। क्या ऐसा कह देने से आपने ये एंश्योर कर लिया कि एसएससी को, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसके बाद एक और पॉइंट आपको बताऊंगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म। क्या ऐसा कह देने से कि सेक्शन 47 इसे ट्रांसफर नहीं मानता, कैपिटल गेन नहीं आएगा, तो क्या ऐसा कह देने से आपने एसएससी को इनकम टैक्स से बचा लिया या नहीं बचा पाए? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। क्या ऐसा कह देने से कि आपकी ये वाली ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, क्या आपने एसएससी को इनकम टैक्स से बचा लिया? अगर आप कहते हो हां सर, ऐसा होने से वो इनकम टैक्स से बच गया, तो आप सही कह रहे हो, लेकिन कुछ हद तक सही कह रहे हो, पूरी तरह से नहीं। आपने ये बोला कि सर ऐसे कहने से वो कैपिटल गेन से बच गया, उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक, कैपिटल गेन नहीं आएगा, लेकिन बाकी कोई और हेड ऑफ इनकम अगर उसके ऊपर आके लग गई तो देखिए क्या हुआ। जब आपने अपनी बिल्डिंग बैंक को दी तो बैंक ने आपको बदले में क्या दिया? या तो लमसम पेमेंट दी या फिर उसने मंथली पेमेंट दी आपको। उसने या तो आपको लमसम पेमेंट दी या फिर उसने आपको मंथली पेमेंट दी। तो मैं यहां लिख देता हूं फिर से मंथली। अब मुझे ये बात बताओ, आपने इन दोनों ही पेमेंट पर कैपिटल गेन तो बचा लिया, आपने कहा कैपिटल गेन नहीं आएगा, लेकिन भाई ये कैसे इंश्योर करोगे कि ये टीजीवीपी में या ये अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगा? आपने कैपिटल गेन के चंगुल से तो उसे बाहर निकाल दिया। आपने क्या बोला, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये कह दिया कि इस ट्रांजैक्शन को आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है, मान लिया कैपिटल गेन से बचा गए आप उसे। सर कैपिटल गेन से तो बचा गए, अब आप उसे वहां से कैसे बचाओगे कि अगर ये इनकम अदर सोर्स का पार्ट बन जाए? मान लो कल को असेसिंग ऑफिसर या डिपार्टमेंट ये कहे कि ठीक है आपके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, ठीक है हम मानते हैं कैपिटल गेन नहीं है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है कैपिटल गेन नहीं है मान लिया, लेकिन मैं इसे अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दूंगा। अदर सोर्स में क्यों टैक्सेबल कर दूंगा? बिकॉज जो इनकम कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगी वो कहां पर टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। अब सवाल ये आता है कि मैं एसएससी को कैसे बचाऊं? मैंने कैपिटल गेन से तो बचा लिया ये कह के कि ठीक है ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, लेकिन मैं उसे अदर सोर्स से कैसे बचाऊं? सो एक नया सेक्शन डाला गया, सेक्शन 1043, और आपको पता है इनकम टैक्स में सेक्शन 10 जहां भी आएगा वो एग्जेम्पशंस की बात करता है। पूरा इनकम टैक्स आप देखिएगा, और मैं आपको बता भी चुका हूं जब भी इनकम टैक्स में किसी इनकम को एग्जेम्प्ट करने की बात होगी तो सेक्शन 10 कहानी में आ जाएगा। तो सेक्शन 1043 एक सेक्शन लेके आए जिसमें बोला एनी अमाउंट, चाहे वो लमसम है चाहे वो मंथली है, रिसीव ऑन अ रिवर्स मॉर्गेज स्कीम शेल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम, वो आपकी इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम
बन जाएगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है रिवर्स मॉर्गेज का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे कमेंट पर, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत होगी इसको और डिटेल में समझने की। आई हैव एक्सप्लेन इट मच बेटर। पहले वाली वीडियोस में मैं नहीं बता पाया था आपको, पता नहीं क्यों स्किप हो गया, क्या माइंड में चल रहा था, आई डोंट नो। बट नाउ आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिएगा अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपके साथ क्वेश्चंस के डिस्कशन करने वाला हूं। क्वेश्चन बैंक आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, तो मैं एक काम कर देता हूं स्टूडेंट्स, ये मटेरियल क्लोज कर देता हूं यहां से। आपके साथ ये नया वाला मटेरियल मैंने ओपन किया हुआ है, तो जहां जहां आप फंसेंगे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन करते हुए, या अगर कहीं मैं भी फंस जाऊंगा तो मैं भी हेल्प लूंगा बुक की। जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं उसी तरह से मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और हम दोनों मिलकर हेल्प लेंगे कि बुक में कॉन्सेप्ट क्या लिखा है। इससे क्या फायदा होगा, हमारा कॉन्सेप्ट फिर से बिल्ड हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा कि अल्टीमेटली हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था। क्वेश्चन के अंदर उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी वो भी हम समझ लेंगे, और इसी तरह से इस पूरी जर्नी को हम कंप्लीट करेंगे। एक चीज और जो मैं आपको यहाँ अपडेट करना चाह रहा हूं, वो है आपके पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। तो पास्ट ईयर के जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं ऑन कैपिटल गेन, वो भी मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो आज की वीडियो में तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू द लेंथ ऑफ द वीडियो। आज मैं मेरी बुक के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास एक्सक्लूसिवली मैं एक क्लास और लेऊंगा इनकम अंडरहेड कैपिटल गेन में, जिसमें मैं आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा। बट वो क्लास ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिकली उस क्लास को मैं रिकॉर्ड करूंगा। वो क्लास जो मैं लूंगा वो मैं अलग से कभी भी रिकॉर्ड करके आपको बीच में दे दूंगा, ताकि आपको आपके एग्जाम के क्वेश्चंस देख के भी एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि देखो ये वही क्वेश्चन है जो हमने अपनी क्लास में किए हैं, या वैसे क्वेश्चन है जो हमने अपनी क्लास में किए हैं। तो आज मैं कैपिटल गेन के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर उसके बाद मेरा जब भी बीच में कहीं मौका मिलेगा या मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपके लिए वो एग्जाम वाले क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा। जैसे आपको राहुल सर एक वीडियो देते हैं हर चैप्टर के बाद, वैसे मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा पीजीबीपी का चैप्टर। तो काफी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर कैपिटल गेन के बाद पीजीबीपी स्टार्ट करिएगा। अगर वो रिक्वेस्ट नहीं भी आ रही होती तब भी मुझे आपके साथ पीजीबीपी ही स्टार्ट करना है, बिकॉज पीजीबीपी में और कैपिटल गेन में कहीं कहीं एरिया पर समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज हैं, डिपेंडेंसी है। तो वो चीजें आपको तुरंत की तुरंत समझ आ जाए, लिंकिंग बना पाए और उसको अच्छे से समझ पाए, तो ऐसे में मेरा फर्ज बनता है और मेरे लिए जरूरी भी हो जाता है कि पीजीबीपी का चैप्टर पहले कंप्लीट किया जाए, और पीजीबीपी के बाद फिर हम आगे के चैप्टर पर चलेंगे, जो कि हमारी जर्नी फिर बहुत ज्यादा गहरी नहीं रहेगी, क्योंकि फिर बाकी चैप्टर्स मेरे ऐसे होंगे जहां पर 1 2 3 4 मैक्सिमम 1 2 3 4 क्लासेस में हम उन बातों को करेंगे। कोई चैप्टर उठाया एक क्लास का, कोई चैप्टर 2 क्लास का है, कोई 3 का होगा या कोई 4 का होगा। तो जो हमारा एक पहाड़ था, जिसको हम पहाड़ समझते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम एंड द लेंथ, वो केवल मेरे 3 चैप्टर थे। एक सैलरी जो आपके साथ कंप्लीट हो गया है, कैपिटल गेन जो कि आज कंप्लीट हो रहा है, ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज देखेंगे, और पीजीबीपी जो कि आने वाली क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, आई एम जस्ट स्टार्टिंग दी क्वेश्चंस ऑन इनकम अंडरहेड कैपिटल गेन। क्वेश्चन की बुकलेट आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई है। दिस इज द क्वेश्चन बुक। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन, मैं बता देता हूं कहां तक के क्वेश्चन हैं जो कि आपके स्टडी मटेरियल से हैं। तो स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? इनके सॉल्यूशन आपको बुक में दिए हुए हैं, स्टडी मॉड्यूल में दिए हुए हैं, आप वहां से इनके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया आप वो लगाइए, वो अप्लाई कीजिए। आंसर जो इंस्टीट्यूट में दिया है, मेन आंसर, नॉट द एंटायर कंप्लीट सॉल्यूशन, द मेन आंसर आप वहां से टैली करिए। प्रेजेंटेशन आज की क्लास में मैं मेरे वाले क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। तो यहां पर क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आईसीएआई
स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, ये आप वहां से कवर कर लीजिएगा। अगर कहीं डाउट होगा तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं स्पेसिफिकली वो वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप प्लीज स्टडी मटेरियल रेफर करिएगा इनके सॉल्यूशंस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, ओनली फॉर दी सॉल्यूशंस। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो यहां पर एक चीज और बता दूं, मैंने जो टोटल क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए वो यहां पर रखे हुए हैं 56 क्वेश्चन। तो आई कैन से 56 क्वेश्चंस में से अगर 9 क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से बिलोंग करते हैं तो कितने क्वेश्चन आपके यहां पर आ गए? 47 क्वेश्चन। क्लियर? तो 47 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं किसी और बुक से, किसी और मटेरियल से, जिन्हें आप यहां पर प्रैक्टिस बताओ करिए, आंसर देखते जाइए, आंसर मिलाते जाइए। आपका आंसर सही है तो इसका मतलब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ठीक है। और रही बात प्रेजेंटेशन की तो वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है पढ़ लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइएगा स्टूडेंट्स। 10 आपका होमवर्क है, इसमें मेरे बताने वाली कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। इट इज आस्किंग कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिएगा वेदर इट इज अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन 11 में लिखा है मिस्टर आर परचेज अ हाउस इन दिल्ली ऑन 16/12/2012 फॉर ₹12,000। इसको ठीक कर लीजिएगा, इट इज 12 लाख, इट्स नॉट 12,000, इट्स 12 लाख। इसके आगे लिखा है यहां पर इन मार्च 2019 he enters into an agreement to sell the property to X for a consideration of ₹20 lakh and receive the earnest money। earnest money क्या होती है? earnest money is the advance money। तो ये आपने एक एडवांस ले लिया, कितने का? 2 लाख रुपए का। As per the terms of the agreement, the balance payment was to be made within 30 days of the agreement। If the intending purchaser does not make the payment within 30 days, the earnest money would be forfeited। तो यहां पर ये बोला है एज पर अग्रीमेंट, ये जो आप अर्नेस्ट मनी दे रहे हैं ये फोरफिट कर ली जाएगी अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट नहीं करते या अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करते। आगे देखिएगा, as X could not make the payment within the stipulated time and the amount of ₹2 lakh was forfeited by R। Subsequently on 15/5/2020, R has sold this property to Mr. M for ₹25 lakh and he paid 2% as a brokerage on the sale of house। Compute the capital gain chargeable to tax for the assessment year 21-22। तो यहां पर आपको बताना है कि कितनी इनकम उसकी चार्जेबल होगी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स अंडर हेड कैपिटल गेन। आइएगा, जैसे ही आपको एडवांस मनी का यहां पर पॉइंट दिखा आपके माइंड में वो क्लिक करना चाहिए सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या कहता था याद करिए। सेक्शन 51 कहता था कि अगर आपने कोई एडवांस मनी 1/4/2014 से पहले ले रखी है तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस कर देगी। और अगर आपने कोई एडवांस मनी आफ्टर 1/4/2014 ली है ऑन और आफ्टर, तो उस केस में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाके टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसा ही हमने पढ़ा था। आइएगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। देखिएगा यहां पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। यहां पर आप इस तरह से बना लीजिए। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले सेल्स कंसीडरेशन। सेल्स कंसीडरेशन आपको दिया है कितना? 25 लाख रुपए। कितना ही दिया है? हाँ जी, 25 लाख रुपए में आपने प्रॉपर्टी बेच दी। माइनस इसमें से क्या करेंगे?
एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर में बोला था 2% की आपने ब्रोकरेज पे करी है। बताइए तो जरा, 25 लाख का 2% कितना आ जाएगा? 25 लाख इंटू 2%, दैट कम्स टू बी 50,000। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर क्या आएगा? नेट सेल्स कंसिडरेशन 24,50,000। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है, अगर प्रॉपर्टी का नेचर लॉन्ग टर्म है तो आप यहां पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। तो यहां पर एक वर्किंग नोट दे दीजिए। वर्किंग नोट नंबर 1, पीरियड ऑफ होल्डिंग। आप बताइए एग्जामिनर को, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग आप लोगे 16/12/2012 से। तो 16/12/2012 से आपने कब बेची फाइनली? यहां पर गई है प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात बताइए, आर ने ये प्रॉपर्टी, हाँ हाँ, तो आर ने कब बेची है प्रॉपर्टी? इसकी डेट कहाँ गई? 15/5/2020 को। 15/5/2020 को। तो आपकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ये लॉन्ग टर्म हो जाती है। इसको आप कैसे लिखेंगे? एज पर दी पीरियड ऑफ होल्डिंग इफ, यहां लिख लीजिए, मैं लिख के भी दे देता हूं। एज पर दी relevant section for determining the period of holding. The period of holding is start from 16/12/2020 to end on 15/5/2020। 16/12/2012 है, इसको ठीक कर लीजिए। इट इज नॉट 20, इट इज 2012। Hence, the asset is लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यहां पर ये एसेट क्या हो गई? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई। ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या चाहिए होती थी? 24 महीने चाहिए होती थी। तो 24 महीने से तो ज्यादा ही है। तो यहां पर अगर ये लॉन्ग टर्म है तो इसका हम क्या कर देंगे? इंडेक्सेशन। अब मुझे बताइए, इंडेक्सेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने 12 लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी थी, कब? 2012 में। मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से एडवांस मनी फोरफिटेड आप माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? तो सर उसके लिए हम पहले देखेंगे कि ये जो एडवांस मनी आपने रिसीव करी थी वो कब करी थी। अगर तो ये 1/4/2014 के बाद करी थी तो उस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। और अगर आपने ये उससे पहले कर ली थी तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा। देखिए, आपने एडवांस मनी ली थी 2 लाख रुपए, किससे ली थी? एक्स से। और कब ली थी? मार्च 2019 में। तो आपने, क्योंकि ये बाद में ली थी, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट बनेगी। यहां पर आप वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिएगा। एज पर सेक्शन 51, एनी एडवांस मनी received on or after 1/4/2014 which is forfeited shall be taxable under the income under head
अदर सोर्सेस। तो यहां बताना चाहें तो आप उसे बता सकते हैं कि उससे पहले वाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगी, बट वो जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ जाएगी, 12 लाख रुपए आएगी। आप यहां माइनस नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, CII ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर। तो आप कब कर रहे हैं, CII 2020-21 का CII 301 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो टेबल पर जाकर आप देख लीजिएगा। CII टेबल मैंने आपको बुक में दी हुई थी। 2020-21 का CII 301 है। डिवाइड करिएगा, किससे डिवाइड करेंगे, जिस साल आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। तो एक्वायर आपने कब करी थी, 16 दिसंबर 2012। तो कौन सा CII लेंगे, 12-13 का। 12-13 का CII क्या कहता है, 200 रुपए, 200। तो ये डिवाइड हो जाएगा 200 से। बताइए कितना आएगा, 12 लाख इंटू में 301 डिवाइडेड बाय 200, ये आ जाएगा सर 18,06,000। अब बताइए मुझे, यहां पर आप क्या लिखेंगे फिर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 24,50,000 माइनस 18,06,000, 6,44,000 रुपए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिस पर मुझे टैक्स देना होगा। देखिएगा, तो यहां पर आप आंसर देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज। इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 सेज, देखिएगा स्टूडेंट्स प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 को, X acquired the property in the previous year 1982-83 for rupee 5 lakh and paid rupees 18,000 as a registration charges. The market value of the property as on 1st April 2001 was 20 lakh. X died on 15th of September 2017 and the property was transferred to his son थ्रू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो आप उसका ट्रांसफर नहीं मानते हैं, क्लियर है। लेकिन जब उसको, उसका जो रेसिपिएंट है वो उसको जब बेच देगा तब वो ट्रांसफर बन जाएगी। और ऐसे में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का जोड़ा जाएगा और इस बेसिस पे आप उसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करेंगे। आगे देखिए, द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 15/9/2017 वॉज रुपीज 40 लाख। तो क्या इस मार्केट वैल्यू का आपको कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। आपको मार्केट वैल्यू एफएमवी तब देखनी है जब कोई प्रॉपर्टी 2001 से पहले एक्वायर हुई है, 1 अप्रैल 2001 से पहले, और उस केस में भी आपको कॉस्ट और एफएमवी कंपेयर करनी है एज ऑन 1 अप्रैल 2001। वाई ने ये प्रॉपर्टी बेच दी है 31 मई 2020 को 64 लाख रुपए में। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। आइएगा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 12 की प्रेजेंटेशन देखिए। सिंपली आप यहां पर क्या लिखेंगे, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। बताइए किस तरह से लिखेंगे आप यहां पर, यहां पर आप लिखेंगे सेल्स कंसीडरेशन सेल्स कंसिडरेशन कितना है, 64 लाख रुपए। फाइनली ये प्रॉपर्टी 64 लाख रुपए की बेची है। किसने बेची है ये भी बता दीजिए, वाई ने बेची है। तो ये आप काम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर वाई।
वाई के लिए आप ये काम कर रहे हैं। तो सेल्स कंसिडरेशन आ गया है यहाँ पर 64 लाख रुपए। इसमें से आप माइनस क्या कर देंगे, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। तो बताइए वाई ने कोई खर्चा किया है इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए? नहीं सर, वाई ने कोई खर्चा नहीं किया। तो फाइनली नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा सर 64 लाख रुपए। इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट क्योंकि प्रॉपर्टी का नेचर लॉन्ग टर्म है तो ऐसे में क्या माइनस हो जाएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बताइए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर। तो वो मैं आपको बता देता हूं 301 है। अब आप मुझे बताइए सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच एसेट एक्वायर्ड, फर्स्ट एक्वायर्ड बाय द ओनर हु परचेज द प्रॉपर्टी। तो यहां पर आपको तो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली है, आपका सीआईआई तो लेंगे नहीं। अब हम देखेंगे आपको ये प्रॉपर्टी किससे मिली थी। तो आपको ये प्रॉपर्टी मिली थी एक्स से। एक्स ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था 1982-83 में। तो 82-83 का सीआईआई तो आएगा नहीं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सीआईआई ऑफ 82-83 और सीआईआई ऑफ 1/4/2001 विच एवर इज लेटर। तो यहां पर हम ले लेंगे 100, क्योंकि तब सीआईआई 100 था, पहली बार सीआईआई इशू हुआ था 100। अब बात आती है कॉस्ट की। तो कॉस्ट के लिए आप वर्किंग नोट नंबर 1 पर लिखिएगा। वर्किंग नोट में क्या लिखते हैं, एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, ऑप्शन टू टेक एफएमवी अवेलेबल। आपके पास एफएमवी लेने का ऑप्शन है। तो ऐसे में क्या लिखेंगे, आप यहां एग्जामिनर को लिख के बताएंगे, एनी एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 assessee have an option to take higher of the below as cost of acquisition। पहला क्या था, कॉस्ट, दूसरा क्या था, एफएमवी या एसडीवी एज ऑन 1/4/2001। तो इसके बेसिस पर बताइए उसकी कॉस्ट कितनी थी, 5 लाख। 5 लाख को आप कंपेयर करवा लीजिए, किससे कंपेयर करवाएंगे, एफएमवी से। एफएमवी कितनी है, 1/4/2001 को 20 लाख रुपए। अच्छा 20 लाख रुपए लेंगे या एफएमवी ये वाली लेंगे 15/9/2017 को, जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उस दिन की एफएमवी लेनी है या 1 अप्रैल 2001 की लेनी है, 2001 की लेनी है। तो यहां पर आप क्या लेंगे, 20 लाख रुपए। बताइए क्या ज्यादा आएगा, 20 लाख रुपए आएगा। तो आप 20 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे 301 से और डिवाइड करेंगे 100 से, कितना आएगा बताइएगा, 20 लाख into 301 divided by 100, it comes to be 60,20,000। माइनस करवाइए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन में है ही नहीं, इंप्रूवमेंट की कहीं कोई बातें हैं नहीं है। सर ये 18,000 क्या है, क्या ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है? नहीं, ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है, और वैसे अगर होती भी तब भी ये इग्नोर कर दी जाती। तो बताइए यहां पर क्या बचा मेरे पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि कितना आ गया बताइएगा, 64 लाख माइनस 60,20,000, 3,80,000 का मेरा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप एग्जाम में से पूरा लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिएगा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इन द हैंड्स ऑफ वाई। ये है आपकी प्रेजेंटेशन, ये है आपका आंसर, एक बार देख लीजिए। 3,80,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आता है। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 7.6 देखिएगा स्टूडेंट्स, ये भी एक अच्छा इलस्ट्रेशन है। वैसे आप इसे कर सकते हैं बट फिर भी मैं आपको जस्ट और प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके लिए बता रहा हूं। एसेट एक्वायर्ड बाय एसएससी फ्रॉम प्रीवियस ओनर बिफोर 1/4/2001, मतलब ये इसी का केस है। आगे देखिएगा, एक्स ने एक्वायर किया है एक लैंड 1997-98 में 6 लाख रुपए का और उसको गिफ्ट कर दिया है अपने बड़े बेटे वाई को 1/6/2020 को। When the market value of the land was 11,50,000, तो जब गिफ्ट किया था तब उसकी मार्केट वैल्यू 1150 है। क्या आपको ये देखनी है? बिल्कुल नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। The fair market value of the land as on 1 अप्रैल 2001 was ₹12 lakh। तो फेयर मार्केट वैल्यू जब 1/4/2001 को देखी गई तब 12 लाख रुपए थी। तो ये आपके काम की है। वाई ने फिर ये प्रॉपर्टी 15/9/2020 को 40 लाख में बेच दी। अब आपको बताना है कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 एज्यूमिंग एक्सपेंस ऑन अ ट्रांसफर वर ₹1 लाख। आइएगा सॉल्व करते हैं इसको। इलस्ट्रेशन 7.6, अगेन आप यहां पर क्या लिखेंगे? कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स और असेसमेंट ईयर 21-22। देखिएगा, यहां पर अगेन आप कैसे लिखेंगे? सेल्स कंसिडरेशन, कितने में बेच दिया आपने प्रॉपर्टी? मतलब ये प्रॉपर्टी वाई ने कितने में बेच दी फाइनली? 40 लाख रुपए में। तो यहां पर आ जाएगा 40 लाख, माइनस करेंगे इसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, कितने हैं? 1 लाख। तो बताइए नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना आएगा? नेट सेल्स कंसिडरेशन आएगा 39 लाख, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट क्योंकि नेचर ऑफ द लॉन्ग कैपिटल एसेट इज अ लॉन्ग टर्म तो इंडेक्सेशन करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखिएगा वही पीरियड ऑफ होल्डिंग वाली पूरी कहानी। मैं अब आपको दोबारा नहीं लिखूंगा, सिंपल आप लिखेंगे एज पर द पीरियड ऑफ होल्डिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, हेंस इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो हम इंडेक्सेशन कर रहे हैं। अब बताइए वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या लिख के आएंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वही वाली कहानी। Any asset acquired before 1/4/2001, option to take FMV is available, so the cost of acquisition will be higher of the following, cost or FMV, whichever is higher। तो बताइए कॉस्ट कितनी थी इसकी जब ये खरीदी गई थी? 6 लाख रुपए थी। इसको कंपेयर किससे करेंगे? एफएमवी से। एफएमवी कौन सी लेंगे बताइए? 1/4/2001 की लेंगे या जिस दिन आपने गिफ्ट करी है उस दिन की लेंगे? सर 1/4/2001 की लेंगे। तो उस दिन 12 लाख रुपए एफएमवी थी। विच एवर इज हायर के हिसाब से क्या आ जाएगा? 12 लाख रुपए आ जाएगा। तो यहां पर आप 12 लाख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए CII ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड। तो उस साल का CII जब आपने ट्रांसफर किया, वाई ने ट्रांसफर किया। अच्छा ये बताने की तो जरूरत नहीं है, वाई को क्योंकि ये गिफ्ट में मिली है तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही इसके लिए कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर? तो वाई ने इसे ट्रांसफर किया तब CII 301 था, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी पहली बार खरीदी गई थी बाय द प्रीवियस ओनर, क्योंकि इसको तो गिफ्ट में मिली थी तो इसके पिछले ओनर की देखना है, तो वो उसने खरीदी थी 1997-98 में। 97-98 का CII लिया नहीं जा सकता है ही नहीं,
तो कौन सा CII लोगे? 2001-2 का, तो यहां पर आ जाएगा 100। क्लियर है? बताइए कितना आएगा? 12 लाख इंटू में 301 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा सर 36,12,000। बताइए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के नाम पर कुछ है इस क्वेश्चन में? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, तो ये खाली रहेगा। और यहां अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा आपके पास? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 39 लाख माइनस 36,12,000, जो कि आएगा 2,88,000। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, क्लियर है। क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए एक बार। आंसर 2,88,000। एक पार्ट और है इसमें स्टूडेंट, वो भी देख लीजिएगा। What would be the capital gain if the land was gifted by X to son on 15/5/2017? तो बताइए अगर 15/5/2017 को गिफ्ट होगा तो क्वेश्चन में कहां कहां चेंज आएगा? सर ये सेम रहेगा, सेल्स कंसिडरेशन में कोई बदलाव नहीं, एक्सपेंस सेम कोई बदलाव नहीं, नेट सेल्स सेम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कोई चेंज आएगा? बताइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी भी आपका वही रहेगा, पिछले ओनर का सेम। क्या ट्रांसफर करने वाले CII में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। डिवाइड करने वाले CII में क्या चेंज आएगा बताइए? वहां पर भी क्या लिखा था फॉर्मूले में? CII कौन सा लोगे? जिस साल आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी और 1/4/2001 का, विच एवर इज लेटर। तो एक्वायर का मतलब आपका एक्विजिशन या आपके पिछले ओनर ने जब इसे एक्वायर करी थी? पिछले ओनर ने जब एक्वायर करी थी, क्योंकि जब आपको गिफ्ट में मिलती है तो आप उसे ट्रांसफर मानते ही नहीं है, तो जब वो ट्रांसफर ही नहीं है तो जो आपका प्रीवियस ओनर होगा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वहां पर कंसीडर की जाएगी। तो अगेन यहां अभी भी 100 ही आएगा, और क्योंकि यहां 100 ही आएगा तो बाकी सारी चीजें तो फिर सेम रहनी ही है। तो दूसरे पार्ट में जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो भी 2,88,000 ही आएगा। क्लियर है यहां तक? आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13 इज योर होमवर्क, कुछ आप भी करिए, घर से करिएगा, सब कुछ मैं कराऊंगा, तो आप क्या करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो योर होमवर्क। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 7.9 की। मैं देख लूं कि क्या ये होमवर्क दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। सो द इलस्ट्रेशन 7.9 इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो अभी तक आपके लिए 13 नंबर, 14 नंबर और इलस्ट्रेशन 7.9 मैंने होमवर्क में दे दिए हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या लिखा है, मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा। R owns a house property which was purchased by him on 1/5/79। 1 मई 1979 को इसने ये परचेज की थी, एक्वायर की थी। चलिए कितने में? 3 लाख रुपए में। द सेड प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 3/4/2020। 3 अप्रैल 2020 को ये प्रॉपर्टी में फायर लग गई, आग लग गई और ये डिस्ट्रॉय हो गई। आर को एक सम मिला है 50 लाख रुपीस का फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। The market value of the above property as on 1st April was 16 lakh। तो देखिए इसको तो यही सॉल्व कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन तो अब आप आई बिलीव देख पाओगे। स्टूडेंट्स देखिए प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत कुछ नई बातें नहीं है। ये फॉर्मेट है, आपको इस फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखना है, चीजों को ऊपर नीचे नहीं करना। पहली बात, हर जगह पर जहां पर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कोई अमाउंट निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का कोई अमाउंट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आप वर्किंग नोट में जा जाके समझाएंगे कि देख भाई वर्किंग नोट नंबर 1 से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली है, वर्किंग नोट नंबर 2 से ये निकाला है। तो एग्जामिनर को भी ये लगे
कि आप केवल ऐसे ही नंबर हवा में नहीं ले रहे हो, देयर इज सम लॉजिक, देयर इज सम रीजनिंग, देयर इज सम एक्चुअली अ लॉ, जो आप उसे समझा के आओगे कि भाई इस लॉ के हिसाब से, इस सेक्शन के हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन और कॉस्ट ऑफ द इंप्रूवमेंट बता रहा हूं। इवन अगर आप चाहें तो सीआईआई के लिए भी आप उसे वहां पर वर्किंग नोट दे सकते हैं कि मुझे इस साल का सीआईआई लेना है, तो उसका लॉजिक ये है। तो अब इसको यही सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को जो मैं आपको बता रहा था। प्रेजेंटेशन तो आई बिलीव अब आप कर पाएंगे, और अगर कहीं लगेगा मुझे तो मैं उस क्वेश्चन में आपको फिर से प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा। देखिएगा, सेल्स कंसिडरेशन क्या लेंगे इसमें, जितना पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 50 लाख, माइनस क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन के लिए आप क्या करेंगे, कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। कॉस्ट आपकी 3 लाख है और एफएमवी 1/4/2001 की 16 लाख है, तो आप 16 लाख ले लेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 301 से। 301 क्यों, आपने 2021 में ट्रांसफर कर दी। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी ने 50 लाख रुपए आपको दिए हैं 3/4/2020 को, तो 3/4/2020 मतलब 2021 में ये ट्रांसफर हो गया। तो अगर ये 2021 में ट्रांसफर हो गया तो इस केस में आप 301 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे बताइए, डिवाइड आप करेंगे 1979 और 2001 के सीआईआई से, विच एवर इज लेटर। तो विच एवर इज लेटर में क्या आएगा, 2001 आएगा। डिवाइड करिए 100 से, बताइए कितना आ जाएगा, 16 लाख इंटू 301 डिवाइडेड बाय 100, यह आ जाएगा 48,16,000। बताइए डिफरेंस कितना आएगा, 50 लाख। यहां आ जाएगा 1,84,000। यह आपका क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है यहां तक? आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन पे या अभी तक आपको कोई डाउट हुआ होगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क। आप इसे घर पर ट्राई करिएगा, आप इसे कर पाएंगे। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 में एक पॉइंट है जहां पर हम ब्लॉक ऑफ एसेट की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको, क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं कराया है, सेम विल बी डील्ड इन द पीजीवीपी चैप्टर। तो जब मैं आपको पीजीवीपी चैप्टर करवाऊंगा, वहां पर उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद आप इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक में अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे which is related to the block of asset, which is related to the depreciable asset, तो वहां पर उस केस में प्लीज आप उस क्वेश्चन को होल्ड कर लीजिएगा। और जब मैं आपको पीजीवीपी में सेक्शन 32 करवा दूंगा, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट करा दूंगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, वहां पर आपके सारे आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 पीजीवीपी करने के बाद आप ट्राई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तब तक आप इसे प्लीज टच नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो योर होमवर्क। नहीं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपको करवा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको यहां पर डिस्कस करवाऊंगा। इसके बाद देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी मैं आपको करवाऊंगा। 20 इज योर होमवर्क। 20 जो है आपका होमवर्क है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। इसके बाद आइएगा, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 21 जो क्वेश्चन है, इसमें ब्लॉक ऑफ मशीनरी की बात आ रही है। तो ये भी आप पीजीवीपी के बाद ही ट्राई करिएगा। तो जहां जहां ब्लॉक ऑफ द एसेट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा,
वो सारे क्वेश्चन आप पीजीबीपी के बात करिएगा जब मैं आपको डेप्रिसिएशन का सेक्शन समझा दूंगा। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो ये भी मैं आपको कराऊंगा, ये आपको नहीं करना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 and the question number 22 I will discuss with you in this class. सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। स्टूडेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है आर लिमिटेड हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ अ ट्रेडिंग इन शेयर। तो ये यहां पर क्या करता है, शेयर्स की ट्रेडिंग का बिजनेस करता है। आपको याद है मैंने आपको बताया था शेयर्स के केस में आप चाहे तो उसे बिजनेस भी मान सकते हैं, आप चाहे तो उसे इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मानेंगे तो कैपिटल गेन आएगा, बिजनेस मानेंगे तो पीजीवीपी आएगा। लेकिन हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसे हमेशा क्या मानेगा, इन्वेस्टमेंट मानेगा, वो उसे कभी बिजनेस नहीं मान सकता। सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उसने आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दी, देखिएगा। वो कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द शेयर्स विच इंक्लूड्स द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री अमाउंटेड टू ₹25 लाख। 3 करोड़ के उसके पास शेयर्स हैं, जिसमें 25 लाख रुपए के शेयर्स ऐसे हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं। परचेज ऑफ द शेयर्स ऑफ अ वेरियस कंपनी ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूसिव ऑफ एसटीटी पेड, 1,40,40,00,000 रुपए के उसने शेयर्स खरीदे हैं ड्यूरिंग द ईयर। सेल ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर हुज कॉस्ट वाज 80 लाख, 1,20,00,000 रुपए के उसने वो शेयर्स बेचे हैं जिनकी कॉस्ट 80 लाख रुपए थी। तो इसका अंदर उसने मार्जिन कमाया होगा 40 लाख का। एसटीटी पेड ऑन द सेल ऑफ सच शेयर 12,000। आपको मैं एसटीटी के बारे में एक बात बता दूं, अगर आप शेयर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं तो एसटीटी का आपको बेनिफिट नहीं मिलता, वो आपकी कॉस्ट वगैरह में इंक्लूड नहीं होता। मींस कैपिटल गेन आपका रिड्यूस नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज ऑफ द एसटीटी। बट इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, अगर आप उसे स्टॉक मानते हैं, स्टॉक इन ट्रेड डील करते हैं, तो जो एसटीटी आप पे करते हैं आप उसको खर्चा मानते हुए अपने प्रॉफिट को कम कर लेते हैं। फिर वो कहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स जिनकी 20 लाख रुपए की कॉस्टिंग थी, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू कैपिटल एसेट ऑन 5 मई 2020। हमने केस देखा था सर जहां पर आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहे थे स्टॉक इन ट्रेड में, लेकिन ये वाला केस क्या है, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल एसेट में। यस, इट इज द केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ स्टॉक इन ट्रेड इनटू अ कैपिटल एसेट। जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होती है तो ट्रीटमेंट अलग है, बट जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होगा तो उसका ट्रीटमेंट वो नहीं है जो हमने वहां देखा था। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको यहां दिखाऊंगा क्या करना है। तो जब ये ट्रांसफर किया, कन्वर्ट किया, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सच शेयर वॉज रुपी 45 लाख, 45 लाख रुपए थी। आगे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर विच वर कन्वर्टेड इनटू एसेट वर सोल्ड ऑन 8/11/2020। तो जो अभी आपने 5 मई को स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट किया था कैपिटल एसेट में, इसे आपने बेच दिया 8/11/2020 को 54 लाख रुपए में। तो इस क्वेश्चन में दो बातें यहां तक आ गई हैं। पहली बात, इसमें एक पीजीवीपी की इनकम है क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, स्टॉक एंड ट्रेड मानते हैं, और इसके साथ साथ इसमें कैपिटल गेन की भी बात है। कहां पर कैपिटल गेन है, देखो आपने 5 मई को अपना स्टॉक एंड ट्रेड कन्वर्ट किया था कैपिटल एसेट में, फिर कैपिटल एसेट को आपने 8 नवंबर को बेच दिया, तो जब कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ तो वहां पर कैपिटल गेन भी पिक्चर में आ जाएगा। फिर वो कहता है एसटीटी पेड ऑन द सेल ऑफ शेयर्स, आपने एसटीटी पे किया है ऑन द सेल ऑफ शेयर 5400 रुपए, मतलब कैपिटल गेन वाला ये एक एसटीटी है, तो ये तो आपको वैसे भी इग्नोर करना होगा। कंप्यूट द इनकम अंडर हेड पीजीवीपी एंड द कैपिटल गेन ऑफ आर लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 2021।
आइएगा मेरे साथ साथ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 18। सबसे पहले इसमें आप कंप्यूट करिएगा इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन of R Limited for the assessment year 21-22। ठीक है जी, देखिएगा कैसे करना है। क्या चाहिए होता है आपको इसके लिए? इसके लिए सर हमें चाहिए होता है सेल्स कंसिडरेशन। अच्छा याद रखिएगा, मैं कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहा हूं उन शेयर्स के लिए जो आप रिलायंस के शेयर कन्वर्ट कर चुके थे कैपिटल एसेट में, स्टॉक एंड ट्रेड से कैपिटल एसेट में, उनके लिए बात कर रहा हूं। तो सेल्स कंसिडरेशन कितना है यहाँ पर? आपने रिलायंस के शेयर कितने में बेच दिए? 54 लाख रुपए में बेच दिए। तो यहां पर आएगा सेल्स कंसिडरेशन 54 लाख। माइनस करिएगा इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन। अब बताइए कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन कितनी थी? आपने शेयर कितने में लिए थे? कॉस्टिंग थी 20 लाख, लेकिन आपने इसे कन्वर्ट किया था 45 लाख रुपए में। तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन कितनी हो जाएगी? 45 लाख रुपए। सवाल, क्या इसमें इंडेक्सेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए 5/5/2020 को आपने ट्रांसफर किया था और 8/11/2020 को बेच दिया था, साल भर भी पूरा नहीं हुआ था, इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। क्या एसटीटी की कोई डिडक्शन या बेनिफिट देंगे? नहीं देंगे, फॉर्मेट में ही नहीं है, एसटीटी कैपिटल गेन में अलाउड नहीं होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। कौन से वाले शेयर? रिलायंस के शेयर। बताइएगा 54 लाख माइनस 45 लाख, तो ये क्या आ गया? 9 लाख। ये क्या है आपकी? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो 9 लाख रुपए का आपका क्या आ गया है यहाँ पर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद देखिएगा बिजनेस की इनकम कंप्यूट कर लेते हैं। यहां पर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, इसका बी पार्ट आप कह सकते हैं कैपिटल गेन की इनकम। अब आप मेरे साथ आइएगा बिजनेस इनकम पर। तो यहां पर आप लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर हेड ईजीवीपी। मुझे एक बात बताइएगा, मैं अभी रफ वर्क कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दूंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूं। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करिएगा। जब आप बिजनेस इनकम निकालते हैं तो आप क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखते हैं यहां पर? सेल्स 1000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपए, यहां लिखते हैं आप ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए। फिर आप यहां क्या लिखते हैं? परचेजेस, मान लीजिए 600 रुपए। तो यहां पर आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे, 11th क्लास से ही पढ़ा होगा, शायद 12th क्लास में आके पढ़ लिया होगा, नहीं सीए फाउंडेशन सीपीटी में तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। ऑल्दो अगर कोई उसमें खर्चे हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं। तो यहां पर मुझे बिजनेस की इनकम निकालने के लिए क्या चाहिए? सेल्स चाहिए और सीओजीएस चाहिए। अब सेल्स मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है, देखिए सेल ऑफ द शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 80 लाख, जो कि मैंने 1,20,00,000 में बेचे, तो सेल्स तो मुझे दी हुई है, मेरा काम है सीओजीएस निकालना। तो यहां पर आइएगा मेरे साथ, यहां लिखिए सेल्स ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 1,20,00,000 रुपए की आपकी सेल है। माइनस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ शेयर्स।
तो अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1 पर। आप वर्किंग नोट नंबर 1 में जाइए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक निकालिए, आपका सीओजीएस आएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 पर चलते हैं। यहां बना लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बनाएंगे फॉर्मूला बताइए? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने इस साल अपना स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर भी किया था एज ए कैपिटल एसेट, तो वो भी आप यहां से माइनस कर देंगे। स्टॉक ट्रांसफर एज कैपिटल असेट। तो बताइए ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना था? ओपनिंग स्टॉक था आपके पास 3 करोड़ का। फिर आप बताइए परचेजेस कितनी है आपकी? तो परचेजेस जो आपने करी हैं ड्यूरिंग द ईयर वो 1 करोड़ 40 लाख की करी हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिए 1 करोड़ 40 लाख। अब आप मुझे बताइए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। परचेज दे दी है, सेल दे दी है, एसटीटी दे दिया, रिलायंस का स्टॉक दे दिया, और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में यहां पर कोई भी बात नहीं लिखी है। तो क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको फिर रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आपको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो आप यहां से इसको माइनस नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने यहां माइनस किया है ये तो आप माइनस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। तो आप सिंपल सा एक काम ये करिए, इस क्लोजिंग स्टॉक को उठाकर आप यहां से हटाइए और आप इस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस इन फिगर में निकाल सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं यहां से आप माइनस कर दीजिए जो कॉस्ट ऑफ शेयर सेल किए हैं आपने। देखो दो तरीके हैं ना, आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ गया, आपके पास परचेजेस आ गई। अगर मैं उसमें से वो स्टॉक हटा दूं जो मैंने बेच दिया तो जो मेरे पास बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक ही तो आएगा। आप ऐसे समझो, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, इसका मतलब ये मैंने बेच दिया था। अब मेरे पास बेचने वाला पता है, ओपनिंग पता है, परचेज पता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग लूंगा प्लस परचेज जोड़ूंगा और उसमें से माइनस कर दूंगा जो मैंने बेच दिया। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पर होगा, सेल प्राइस पर नहीं होगा। तो ये मैं यहां से माइनस कर दूंगा और मैं साथ के साथ वो स्टॉक जो मैंने ट्रांसफर कर दिया था, वो भी मैं यहां से माइनस कर दूंगा। तो बताइए कॉस्ट ऑफ द शेयर जो आपने बेच दिया, तो यहां पर दिया था सेल ऑफ द शेयर ड्यूरिंग द ईयर जिनकी कॉस्ट 80 लाख रुपए थी, वो आप यहां से माइनस कर दीजिए। और आप माइनस कर दीजिए वो शेयर जो आपने ट्रांसफर कर दिए। भाई बेच देना और ट्रांसफर कर देना, अल्टीमेटली आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो कम हो गई। तो यहां पर इस काम को एक काम करिएगा, हेडिंग में आप ये मत लिखिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आप क्लोजिंग स्टॉक लिखिएगा, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। माइनस कर दीजिए उसकी कॉस्ट जो आपने ट्रांसफर कर दी है। तो जो आपने ट्रांसफर किए हैं शेयर रिलायंस इंडस्ट्री, वो 20 लाख रुपए की कॉस्टिंग के शेयर्स थे। तो यहां पर 20 लाख रुपए आप माइनस कर दो, कितना बचेगा सर? 3 करोड़ में 1 करोड़ 40 लाख जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 करोड़ 40 लाख, और ये दोनों माइनस कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा 3 करोड़ 40 लाख। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मेरे सामने आ चुका है।
अब एक बात बताइएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने आ गया, क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेल मैंने आपको दे दी है, परचेज मैंने आपको दे दी है, ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको दे दिया है। अब आपको क्या चाहिए, आप इस P&L के फॉर्मेट में रख के देख लो, आपके सामने इनकम आ जाएगी। सेल आपने कितनी करी है ड्यूरिंग द ईयर? सेल करी है सर मैंने 1,20,00,000 की, तो 120 लाख की मेरी सेल हो गई। ये रफ वर्क आप करके देख रहे हो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने मैंने अभी दे ही दिया, कितना आया था क्लोजिंग स्टॉक? 340 लाख। तो यहां पर आप रख दो 340 लाख। ये सेल है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है मैंने क्वेश्चन में आपको? ओपनिंग स्टॉक दिया है सर हमें 300 लाख का, तो 300 लाख का आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेज आपको कितनी दी हुई है? परचेज आपको दी हुई है सर 1,40,00,000 की, तो 140 लाख का परचेज हो गया। अब आप बैलेंस इन फिगर में निकाल लो, जो भी अमाउंट आपका आएगा वो क्या कहलाएगा आपके लिए? सिंपल सिंपल वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। तो 120 प्लस 340 माइनस 300 माइनस 140। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, लेट्स से 20 आ गया, तो इस 20 के अंदर फिर आपको एक एडजस्टमेंट करनी है, जो स्टॉक आपने ट्रांसफर किया था। अब देखो, आपने जब स्टॉक ट्रांसफर किया था तो उससे आपका क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस हो रखा है, बट अल्टीमेटली तो वो बिजनेस इनकम में आएगा। तो यहां पर आप एक उसकी एडजस्टमेंट करोगे, जो कि आप यहां पर लिख सकते हो मेन फॉर्मेट में। आप जब इसका COGS माइनस करेंगे एज पर वर्किंग नोट, विच इज कितना आया था मेरा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अभी हमने निकाला जस्ट 3,40,000। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो अब हम अपने COGS की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइएगा COGS की कैलकुलेशन में, फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यहां पर आप एक एडजस्टमेंट करेंगे उस स्टॉक की जो आपने कन्वर्ट कर दिया था एज कैपिटल एसेट। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है मेरे को क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक दिया है मेरे पास 3 करोड़ का। मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिखूंगा 3 CR। परचेजेस हो गई मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर 1.4 CR की। क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने निकाला 3.4 CR का, जो कि माइनस हो जाएगा। और जो मैंने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया वो था 20 लाख का, तो यहां पर माइनस हो जाएगा 0.20 CR। अब बताइए नेट COGS कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर मैं बात करूं नेट, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1.4 माइनस 3.4 माइनस 0.2, तो ये आ जाएगा 80 लाख रुपए। क्लियर? 80 लाख रुपए मेरा COGS है, 1,20,00,000 मेरी सेल है। तो आप मुझे बताइए मेरा प्रॉफिट कितना होगा, बिजनेस इनकम कितनी होगी? 80 लाख माइनस करके मेरी बिजनेस इनकम होगी 40 लाख रुपए। तो यहां पर मैं कह सकता हूं बिजनेस इनकम जो आपकी आएगी वो आएगी 40 लाख रुपए। बताइए क्लियर है यहां तक आपको? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूं ट्रिकी है, क्योंकि यहां पर आपको दो चीजें मिक्स करवा दी हैं। एक स्टॉक इन ट्रेड आपका ट्रांसफर हुआ है कैपिटल एसेट में, वो यहां पर मिक्स हो गया है। एक आपका कैपिटल गेन आया है, वो मिक्स हो गया। तो ये आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे होते स्टॉक का, तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाते। यहां पर आप सेल दिखाते, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिखाते, यहाँ ओपनिंग आता, फिर परचेज आती, जो डिफरेंस था वो आपका बिजनेस इनकम होती। तो देखो बिजनेस इनकम आपकी 20 आई है, लेकिन इस 20 में 20 वो भी तो है जो आपने इंटरनल ट्रांसफर कर दिया। इंटरनल का मतलब आपने अपने स्टॉक को उठाकर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करवा दिया। तो उतने से आपका, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है, आप ऐसे समझो
जब आप अपना स्टॉक इन ट्रेड घर पर उठा के ले गए तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम हो गया, तो उसका एडजस्टमेंट भी तो आपको यहां देखना है। तो वो जैसे ही 20 प्लस होगा तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 40। तो यहां पर बिजनेस इनकम आ गई है मेरे पास 40 लाख रुपए, और कैपिटल गेन की इनकम मेरे पास जो आई है वो आई है 9 लाख रुपए। 9 लाख ही आई थी ना, हमने एक जगह कैलकुलेट की थी इसके पीछे, यस 9 लाख रुपए। अब देखिएगा इसके आगे, यहां पर आप माइनस करेंगे एसटीटी, क्योंकि मैंने बताया अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको एसटीटी की डिडक्शन मिल जाती है, मतलब वो एक्सपेंस आपका कंसीडर हो जाता है। तो कितना था हमारे क्वेश्चन में एसटीटी? 12,000 रुपए। तो यहां पर आप 12,000 रुपए की एक एक्सपेंस माइनस करवा लीजिए। अब आपके पास ये कितना बचेगा? 39,88,000। बोलिए यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। अब ये जो 39,88 आया, इसमें आप जोड़िए जो ये आपने 45 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर ट्रांसफर कर दिए, आपकी एफएमवी जो ट्रांसफर हुई है, ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये मैंने आपको कैपिटल गेन में कवर नहीं कराया था, इट विल बी कवर्ड इन पीजीवीपी। तो जब कोई पर्सन अपना स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करता है एज ए कैपिटल एसेट, देखिए कैपिटल गेन में हमने क्या पढ़ा था, जब कोई पर्सन अपना कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है तो एफएमवी shall be termed as a cost of acquisition for the business। लेकिन अगर कोई बिजनेस अपना स्टॉक इन ट्रेड एज ए कैपिटल एसेट कन्वर्ट करता है तो जो एफएमवी होती है वो उसकी इनकम मानी जाती है। तो एफएमवी यहां पर है 45 लाख रुपए, ये आपकी इस इनकम में जोड़ दी जाएगी। तो यहां पर प्लस किया जाएगा एफएमवी ऑफ शेयर्स कन्वर्टेड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो ये 45 लाख रुपए आप यहां पर जोड़ दोगे, और अकॉर्डिंगली टोटल आपका कितना आंसर आ जाएगा? 89 प्लस 45, 39 प्लस 45, दैट कम्स टू बी 84,88,000। ये आपकी इनकम है, बिजनेस की इनकम। क्लियर है यहां तक? एक बार देख लीजिएगा इसको। Business income shall be 84,88,000 and the closing inventory is 3 crores 40 lakh। मैं मानता हूं स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, लेकिन इसमें कुछ सीखने को ही आपको मिला होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब आप पीजीवीपी कर लेंगे तो आप और ज्यादा आसानी से कर पाएंगे, बट अभी मैंने आपको इसलिए करा दिया ताकि मैं आपको एक इसका ब्रीफ दिखा सकूं कि किस तरह से स्टॉक इन ट्रेड को, अगर शेयर्स को अगर आप स्टॉक इन ट्रेड डील करते हैं तो वहां पर आप कैलकुलेशंस किस तरह से करेंगे। चलिएगा स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मैंने क्या अपने लिए रखा था या आपको होमवर्क दिया था? मैंने अपने लिए रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 22 मुझे कराने हैं, और भी क्वेश्चन मुझे कराने हैं, बट क्लास की लेंथ काफी लंबी हो गई है, सो आई एम होल्डिंग दिस क्लास फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, पीजीवीपी स्टार्ट करूंगा, वो एक अलग जर्नी होगी। क्वेश्चंस हमारे चलते रहेंगे, तो आपको क्वेश्चंस की भी क्लासेस साथ के साथ मिलती रहेंगी और पीजीवीपी की भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको 2 क्लासें मिलेंगी, अलग अलग वीडियोस आएंगी, एक में क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैपिटल गेन के और एक में पीजीवीपी का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक आप अपने होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने आपके बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा, और जहां जहां आप कहीं पीछे रह गए हैं वो सारी चीजें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूं पीजीवीपी के चैप्टर के साथ, और एक नई वीडियो, दूसरी वीडियो में आपके साथ मिलता हूं कैपिटल गेन की क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।